चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में विस्टा में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देखो, ये जो चैप्टर दिया हुआ है ना, टू द एंड ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का आखिरी कॉर्नर, आखिरी प्लेस, जो जो प्लेस के बारे में है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका प्लेस के बारे में ये इंसिडेंट लिखा हुआ है, एक रियल इंसिडेंट। ध्यान देना कि इनमें मैं आपको जो स्टोरी लाइन वाइज है ना, पूरे इंसिडेंट वो बता रहा हूँ। चैप्टर में आगे पीछे करके दिए हुए मैं आपको लाइन वाइज पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इनमें ऐसा है कि आई स्टूडेंट कैनेडा जी ऑफ ग्रीन, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और उसे एट द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थ के आखिरी एंड पर एंटार्क्टिका में ले जाने का फैसला किया गया। पूरे वर्ल्ड में से स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए और उन्हें यहाँ एंटार्क्टिका ले जाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जाएं, वो अर्थ की अलग अलग वेराइटीज के बारे में समझें, वहां की रिस्पेक्ट करें। तो इसके लिए पूरे पूरे अर्थ में से, पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए और उनमें से हमारे इंडिया की स्टूडेंट सिलेक्ट हुई, साउथ इंडिया की तिशानी दोषी, साउथ इंडिया में रहने वाली तिशानी दोषी। और ये पूरी जो इंसिडेंट है वो तिशानी दोषी ही लिख रहे हैं। उनको सिलेक्ट किया गया यहाँ एंटार्क्टिका जाने के लिए। वो जब वहां पर पहुंची ना, तो वहां जाने का रास्ता भी कुछ इजी नहीं था। वो अपनी एकेडमी के साथ, जिनकी एकेडमी का नाम था शॉकलस्की एकेडमी के साथ, वहां पर एक प्लेन में बैठकर वो एंटार्क्टिका की तरफ निकले, जो चेन्नई से शुरुआत हुआ था इनका प्लेन। इनके बाद वो अलग अलग जो है वो ये रूट्स चेंज करके, जिनमें उनको 6 जितने चेक पॉइंट उनको चेंज करने पड़े, 3 जितने जो है वो ओशंस इन्होंने बदले, 3 कॉन्टिनेंट्स पार करके कुछ 100 आवर्स की इन्होंने जर्नी की। कितनी? 100 आवर्स। 100 आवर्स इन्होंने जर्नी करके फाइनली वो एंटार्क्टिका पे पहुंचे। और जब वो एंटार्क्टिका पे पहुंचे ना, तो वहां पहुंचकर ही इनको रियलाइज हो गया कि सच में ये दुनिया की कोई अलग ही जगह पर पहुंचे हैं। जो ऐसी प्लेस शायद किसी ने देखी ना होगी, कोई ऐसी प्लेस पर वो पहुंच चुके हैं जो एंटार्क्टिका के इतना बड़ा, इतना डिफरेंट, इतना जो है वो सुंदर लग रहा था कि सच में वो दुनिया का एक, कहते हैं ना, एक मैजिकल प्लेस था, ऐसे उन्हें लग रहा था। यहाँ पर बीच में कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि ये एंटार्क्टिका पे जब पहुंचे ना, तो इनको बताया गया कि एंटार्क्टिका की स्टडी करना, तो जिससे हमें हमारे अर्थ की हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो तीनों पता चलते हैं। एंटार्क्टिका रियली एक ऐसी प्लेस है जिसके साथ हमारे अर्थ का, पूरे अर्थ का कोई एक प्लेस नहीं, लेकिन पूरे अर्थ की पास्ट भी जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट भी जुड़ा हुआ है और फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। कैसे? तो वो अब हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों इस एंटार्क्टिका के साथ जुड़ा हुआ है। पहले अगर पास्ट की बात करें ना, तो पास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि ये एंटार्क्टिका प्लेस एक्चुअली बना कैसे। एंटार्क्टिका पता है ना, जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। वहां का एक आध प्लेस ऐसे भी हैं, कुछ प्लेस ऐसे भी है वहां पर कि जहां पर पूरा दिन पूरा दिन सनराइज ही रहता है। मतलब साल में 6 महीने सनराइज रहता है और साल में 6 महीने सनसेट रहता है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, ऐसा एक प्लेस है। तो हमारे अर्थ का सबसे यूनिक प्लेस है ये एंटार्क्टिका। तो एक्चुअली ये एंटार्क्टिका बना कैसे, उसके बारे में अगर जाने ना, तो ये एंटार्क्टिका की हिस्ट्री वो हमारे इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे माना जाता था कि आज हमारा इंडिया जो एशिया कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इतना तो याद है ना। आप लोग जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक एसएस में ये सब पढ़ते थे। अभी 12th में एसएस सब्जेक्ट निकल गया, तो वो जनरल नॉलेज मत भूला करो, ठीक है। देखो, हमारे पूरे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये प्रेजेंटली बने हुए 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन आज से जो है वो कुछ 650 करोड़ साल पहले, 650 मिलियन ईयर्स पहले, इतने सालों पहले ये 7 कॉन्टिनेंट्स ऐसे नहीं थे। इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही था। हमारा इंडिया जैसे एशिया कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो पहले वैसा नहीं था।
पहले एशिया के कुछ हिस्से, अमेरिका के, अंटार्कटिका के कुछ हिस्से मिलकर एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था। आज जैसा है वैसे नहीं, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था कि जिस जमीन के टुकड़े को हम लोग कहते थे गोंडवाना लैंड। ये उस वक्त की टाइम है जब ह्यूमन सिविलाइजेशन भी नहीं था। वो तो आगे चल के ये सब रिसर्च किया गया ना, तब हमें पता चला उस जमीन के टुकड़े को क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। कि जिसमें इंडिया और अंटार्कटिका समझो दोनों एक ही जमीन के टुकड़े के साथ जुड़े हुए थे। जब वहां पर आज से 650 मिलियन ईयर्स एगो कि जब कोई इंसान वहां नहीं रहता था, लेकिन प्लांट्स, वेजिटेशंस, फॉरेस्ट और कुछ एनिमल्स के कुछ स्पीसीज वो वहां सक्सेसफुली रहते थे। लिविंग थिंग्स थे वहां पर, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग नहीं, लेकिन इंसान कोई भी नहीं थे। ये उस वक्त का टाइमिंग था जब डायनासोर्स थे और डायनासोर्स की धीरे धीरे डेथ होती जा रही थी। डायनासोर्स खत्म होते जा रहे थे धीरे धीरे। क्यों खत्म होते जा रहे थे? क्योंकि हमारे नेचर में कुछ चेंजेस आते जा रहे थे, नेचुरल चेंजेस, कुछ चेंजेस उसमें आते जा रहे थे। और उन चेंजेस की वजह से जो जमीन के टुकड़े होते हैं ना, उन जमीन के टुकड़ों में से कुछ जमीन के टुकड़े आपस में जॉइंट होते हैं, तो कुछ जो है वो आपस से अलग होते जाते हैं। ठीक है ना, ये नेचुरल प्लेसेस, ये नेचुरल इंसिडेंट होते रहते हैं। तो उनमें से हमारा इंडिया जो है वो एशिया के साथ, आज का जो एशिया कॉन्टिनेंट है उनके साथ कुछ उनका फ्रिक्शन हुआ, उनके साथ ही हमारा इंडिया टकराया। और इसी फ्रिक्शन की वजह से हमारे इंडिया में नॉर्थ साइड पे हिमालय माउंटेन्स क्रिएट हुए। हमारा इंडिया जो है ना एशिया कॉन्टिनेंट के साथ, मतलब एशिया के दूसरे जमीन के टुकड़े के साथ जोर से टकराया, और उसे टकराने की वजह से ये हिमालय माउंटेन्स क्रिएट हुए थे। हाँ, ये रियल जो है वो बात है हिमालय माउंटेन्स की जैसे बने। इनमें तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, कभी जो है वो इसकी रियल हिस्ट्री जानना कि हिमालय बने कैसे थे। हमारे इंडिया जो है, जब ये जमीन का टुकड़ा था वो एशिया के कोई जमीन के टुकड़े के साथ जोर से टकराया, जिससे ये हिमालय बना, और उसके साथ हमारा इंडिया उससे अलग हुआ। फिर इसी गोंडवाना लैंड का कुछ टुकड़ा जो है वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के साथ जाकर जुड़ा, उस साइड अलग हुआ। और आखिरी का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पूरे अर्थ में साउथ पोल में, वहां पर जो है वो बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल जो है वो अलग हो गया। और वो अलग होने की वजह से जो बाकी के टुकड़े अलग हुए ना, जैसे कोई एक इंडिया अलग हुआ, उसमें से एक जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उन टुकड़े में से अलग हुआ, जो इंडिया एशिया के साथ जुड़ा। नॉर्थ और साउथ अमेरिका अलग हुए और छोटा सा टुकड़ा अलग नीचे रह गया, हमारे साउथ पोल पे रह गया, अर्थ का साउथ पोल ध्यान है ना, वहां रह गया। अब जो बाकी के टुकड़े अलग हुए ना, जैसे इंडिया और दूसरे नॉर्थ साउथ अमेरिका, उन टुकड़ों पे वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब की ग्रोथ बनी रही, इन सब की ग्रोथ अच्छी तरह से बनी रही। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा जो नीचे साउथ पोल में रह गया ना, उस पे ये सब ग्रोथ अटक गई। वहां पर न जो है वो कोई प्रॉपर एटमॉस्फेयर वहां पे मिला, न वहां पर प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट वहां पर मिला। और वो टुकड़ा विदाउट प्लांट्स, विदाउट एनिमल्स एकदम अकेला रह गया। उस टुकड़े को नाम दिया गया ये एंटार्क्टिका। समझ रहे हो? तो इस तरह से एंटार्क्टिका वो इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ गोंडवाना लैंड था, उसमें से ही एक टुकड़ा अलग हुआ है ये एंटार्क्टिका। ये अंटार्कटिका अलग हो गया ना, फिर यहाँ पे कोई प्लांट्स एनिमल्स नहीं थे। जो प्लांट्स एनिमल्स थे ना, तो वो भी रेयर, बहुत ही कम। तो ज्यादा प्लांट्स एनिमल्स न होने की वजह से ये एनवायरमेंट के चेंजेस की वजह से धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और इतना ठंडा होता गया कि इस पूरे अंटार्कटिका पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ जम गई। आज अंटार्कटिका प्लेस देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ आइस प्लेस है, सिर्फ बर्फ से बना हुआ, वहां पे बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो देखो, अगर अंटार्कटिका के बारे में जानना हो ना, तो सच में हमारे पूरे अर्थ की हिस्ट्री पता चलती है इससे। अंटार्कटिका ऐसी प्लेस है कि जहां पर जाकर हमें पता चलता है कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं, है कि नहीं? कि हमारे पूरे अर्थ पे कितने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, और ऐसे चेंजेस की वजह से ये अंटार्कटिका जैसे प्लेस वो कैसे बन गए, ये हमें पता चलता है ना। तो पूरे अर्थ की हिस्ट्री वो इस अंटार्कटिका के साथ जुड़ी हुई है।
कितनी कितनी अलग और कितनी यूनिक जो है वो ये टॉपिक है इसका, है ना। हमें सबको किसे पता था। आज हम लोग ये पूरे अर्थ का मैप देखते हैं, तो आप कभी मैप देखना, पूरे अर्थ का मैप देखना जिसमें अंटार्कटिका एकदम नीचे है, इंडिया उससे काफी दूर है। आप इमेजिन तो करो, ये दोनों देश आपस में एक होते थे पहले, कैसे होते होंगे, कैसे एक दोनों एक दूसरे से अलग हुए होंगे। हमारे अर्थ की इतनी बड़ी हिस्ट्री, वो पूरे अर्थ की हिस्ट्री वो इस अंटार्कटिका के साथ जुड़ी हुई है। आज भी अंटार्कटिका में जाओ ना, तो अंटार्कटिका में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस, ऐसे बहुत सारे सबूत हैं वहां पर, ऐसे बहुत सारे कार्बन रिकॉर्ड्स हैं कि जिन रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि रियली ये अंटार्कटिका उस प्लेस से अलग हुआ था। अंटार्कटिका की जो बॉर्डर है ना, ये प्लेस जहाँ खत्म होता है समुद्र के किनारे पे, वहाँ जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पे आज भी कुछ टुकड़े ऐसे हैं कि जो ये सबूत बताते हैं कि ये अंटार्कटिका उस गोंडवाना लैंड से, मतलब इंडिया से टोटली अलग होके आया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, हिस्ट्री की बात हुई। मैंने बताया अंटार्कटिका एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर जो है वो हिस्ट्री, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जुड़ा हुआ है। तो पास्ट के बारे में तो हमें पता चला कि अंटार्कटिका से हमें आज से करोड़ों साल पहले की हिस्ट्री भी पता चलती है। अब प्रेजेंट की अगर बात करें ना, प्रेजेंट की अगर बात करें तो वहाँ की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। तो अंटार्कटिका पे अगर आप जाओ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ का एरिया है, बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं। हर जगह पर सिर्फ ड्राई प्लेसेस। इंसानों की पॉपुलेशन बहुत कम, ना के बरोबर वहाँ पर इंसान रहते हैं। कोई जो है वो वहाँ पर बड़े बड़े पैलेसेस नहीं है। आप सिटी में जाओ, बड़े बड़े महल होते हैं, दूसरी चीजें होती है, घर वगैरह, कोई भी नहीं। वहाँ ज्यादातर जो है वो छोटे छोटे घरों में, या पता है वो इग्लू बना के रहते हैं, बर्फ के घर होते हैं जैसे, उनमें रहते हैं वो लोग। हमेशा यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, स्नोफॉल हमेशा होती रहती है। एनिमल्स में भी अगर देखो ना, तो एनिमल्स में यहाँ पर ब्लू व्हेल दिखाई देती है। यहाँ पे जो ऑसेंस हैं, उस ऑसेंस में ब्लू व्हेल दिखाई देती है। कुछ छोटे छोटे दूसरे एनिमल्स, या ज्यादातर पेंगुइन, बर्फ में नहीं रहते पेंगुइन, वो पेंगुइन दिखाई देते हैं। दूसरे कुछ एनिमल्स में फिशेस वगैरह, कुछ जो वो क्या कहते हैं वाइट डॉग्स होते हैं जो बर्फ के एरिया में रहते हैं ना, डॉग, तो वैसे डॉग्स वगैरह ऐसे कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं, और कोई भी नहीं। ठीक है, वहां पे आप जाओ ना, तो वहां पर 24 घंटे, जब ये तिशा दोषी वहां पे गई थी, तो वहां पे 24 घंटे ही दिन था। ना वो प्लेस ही ऐसी है कि जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो तिशा दोषी जब गई थी जो टाइमिंग पे, वहां पे डे टाइमिंग था, 24 घंटे दिन। तो वहां पर जाकर तिशा दोषी अपना एक्सपीरियंस बताती है कि वहां पर इतना साइलेंस है, और वहां पे टाइम और प्लेस की तो जैसे पता ही नहीं चलता। कोई टाइम का रियलाइजेशन ही नहीं होता है, क्योंकि पूरा दिन एक ही जैसा एटमॉस्फेयर, एक ही जैसा टाइमिंग लगता है। अब यहाँ पे भी कैसे, सुबह आओ तो थोड़ी जो है वो कम धूप रहती है, दिन को धूप ज्यादा, शाम को थोड़ी कम धूप, रात को अंधेरा। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं, वहां पे सुबह हो या रात हो कोई चेंजेस नहीं, एक जैसी धूप, मतलब एक जैसी रोशनी, वो एक जैसी रोशनी। वहां तो धूप भी बहुत कम ना, बर्फ का एरिया है तो जितनी रोशनी रहती है उतनी ही रोशनी रहती है, कोई चेंजेस पूरे दिन में 24 घंटे में नहीं होते। तो कहते हैं ना कि एक टाइम का जो रियलाइजेशन होता है ना, वो भी वहां पर नहीं पता चलती। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में एक और वहां पे बता रहे हैं, एक और चीज बताते हैं कि वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से पूरा अर्थ में जो प्रॉब्लम हुई है ना, ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब इंसानों की दखल अंदाजी की वजह से, हमारी लालच की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, पूरे अर्थ में जो प्रॉब्लम होती है ना, पूरे अर्थ में मीन्स कि भाई पूरे अर्थ में जैसे कि हर तरह पर हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, दूसरे नुकसान कर रहे हैं, और इसका असर भी हमें अंटार्कटिका में अब देखने को मिलता है। अंटार्कटिका जैसे प्लेसेस में भी ये देखने को मिलता है। जैसे वो कुछ बातें बताते हैं कि देखो हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो सिर्फ 12,000 ईयर्स ओल्ड है। मतलब इंसानों का बनना वो तो सिर्फ 12,000 ईयर्स ही पुराना है, जबकि वो सिर्फ 12,000 साल है। और जबकि जबकि लिविंग थिंग्स हमारे अर्थ पे वो आज से हजारों करोड़ों साल पहले भी थी। कहाँ 12,000 और कहाँ पर करोड़ों साल। ठीक है, जिसमें आप इमेजिन भी ना कर सको, जितने इमेजिन भी ना कर सको वो। अगर ऐसा कहा जाता है
ऐसा कहा जाता है कि हमारे अर्थ पे अगर एक साइंटिफिक वॉच हो ना, एक साइंटिफिक क्लॉक की तरह से माना जाए ना, तो कहते हैं कि इंसान इंसान हमारे अर्थ पे जितने पुराने रहते हैं ना, तो वो सिर्फ 1 सेकंड जितना टाइमिंग है, ऐसे माना जाता है कि आज तक अर्थ को बना हुआ जितना भी टाइम हुआ है ना, जितना भी टाइमिंग आप गिन लो, उसमें इमेजिन कर लो, उसमें से इंसान को आए हुए सिर्फ 1 सेकंड हुआ है। मतलब इंसानों की सिविलाइजेशन तो अभी है, बाकी ये अर्थ अर्थ तो करोड़ों साल पहले से बना हुआ है। लेकिन इतने सालों में भी, सिर्फ 12,000 सालों में भी इंसानों ने यहाँ अर्थ को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। करोड़ों सालों से यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स आ गए, डायनासोर्स जैसे इतने लार्ज एनिमल्स, उन्होंने कभी अर्थ को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि 12,000 सालों में इंसानों ने इस अर्थ पे आकर और इतना नुकसान पहुंचाया है। ठीक है ना? तो ये इंसानों के बारे में कहते हैं कि हम इंसानों ने यहाँ पर आकर ये सबसे पहले तो अलग अलग शहर बना दिए, गांव बना दिए, डिफरेंस कर दिया हर एक प्लेसेस को। अपने अपने जो है वो क्या कह सकते हैं कि ग्रीडीनेस की वजह से, अपनी लालच की वजह से हर चीज को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स हमने जलाए, कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाए हैं। हर जगह पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया है। ग्लोबल वार्मिंग वो हमारी वजह से हुई है, और इनकी वजह से हमारे अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने को। और इसका इसका अगर ग्रेट एग्जाम्पल देखना हो ना, तो पूरे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना हो तो वो भी अंटार्कटिका में आकर ही देखो। तो इसलिए तो कहते हैं ना, ये अंटार्कटिका का प्रेजेंट कंडीशन बताते हैं कि आज की प्रेजेंट कंडीशन वो पहले जैसी नहीं है। इंसानों की दखल अंदाजी की वजह से, हमारी गलती की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज सबसे बड़ी असर अंटार्कटिका में देखने को मिलती है। एक ये पॉइंट इसमें तो चलो ठीक है, लिखा हुआ ही है, लेकिन आपने भी ये पॉइंट बहुत बार सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना अंटार्कटिका के ऊपर आई हुई बर्फ वो पूरी पिघल रही है। सुना होगा ना ऐसा कुछ कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, और ये रियल बात है। कहा जाता है कि अगर अंटार्कटिका पे जितनी भी बर्फ है ना, वो अगर पूरी बर्फ पिघल गई ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर पूरी बर्फ पिघल गई, तो पूरा अर्थ है, जो 25% जमीन और 75% पानी आया हुआ है ना पूरे अर्थ पे, ये पूरा अर्थ वो पानी में डूब जाएगा अगर यहाँ की बर्फ पिघल गई तो सोचो, एंटार्क्टिका भले छोटा सा प्लेस है, एट द एंड ऑफ अर्थ, अर्थ के एंड में आया हुआ छोटा सा प्लेस, लेकिन ये पूरे अर्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट दे सकता है। ठीक है ना? एक छोटा सा प्लेस भी बहुत बड़ा इफेक्ट दे सकता है पूरे अर्थ पे। इसका एक एग्जाम्पल भी इसमें देते हैं कि आपको पता है हमारे नेचर में फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। नाम सुना है? ये आपको 10th साइंस में, बायोलॉजी में आता था। फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक छोटा सा यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक यूनिसेल्युलर, एक सेल जितना बना हुआ, पता है ना एक सेल कितना छोटा होता है, इतना छोटा सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पूरे अर्थ को मेंटेन करता है, इतना छोटा सा है वो फिर भी। कि इसी फाइटोप्लैंक्टन से कहा जाता है कि जब जब लिविंग थिंग्स बनना शुरू हुए थे ना, जब हमारे अर्थ पे, जब पहले अर्थ सिर्फ एक फायर बॉल की तरह था, सुनना पूरी हिस्ट्री, कि जब पहले अर्थ एक फायर बॉल की तरह था और उसके बाद यहाँ पे कोई लिविंग थिंग नहीं थे, तो उसमें से धीरे धीरे लिविंग थिंग जो बनना शुरू हुए ना, तो कहा जाता है सबसे पहले ये फाइटोप्लैंक्टन थे जो थोड़े से डेवलप्ड लिविंग थिंग थे। हमारे साइंस में तो ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले आंख जिसको आई थी, जिसको आंख थी ना, वो आंख वाले पहले एनिमल वो ये फाइटोप्लैंक्टन थे। कहते हैं इसी की ग्रोथ के बाद, जब ये फाइटोप्लैंक्टन नेचर में जब अपनी प्रोसेस करते हैं, तो इनकी ग्रोथ के बाद ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ मिलती है, या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को क्या कहते हैं, सस्टेन कर पाते, जिंदा रख पाते। एक ऐसी थियरी मानी जाती है कि इतना छोटा सा फाइटोप्लैंक्टन अगर मर जाए ना, इनके अगर नंबर्स खत्म हो गए ना हमारे नेचर में से, तो कुछ ही सालों में पूरा का पूरा नेचर खत्म हो जाएगा। और ये रियलिटी है। फाइटोप्लैंक्टन भले दिखाई भी नहीं देते, इतने यूनिसेल्युलर, एक सिंगल सेल के बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है,
लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट है, इतने ज़रूरी है कि अगर इनके नंबर्स ख़त्म हो गए तो कुछ ही सालों के अंदर पूरा का पूरा अर्थ ख़त्म हो जाएगा, नेचर में कोई लिविंग थिंग रह नहीं पाएगा। तो जस्ट एग्जाम्पल कि इतना छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पूरा अर्थ को चलाता है ना, तो उसी तरह से समझो पूरे अर्थ पे इतना छोटा सा एंटार्क्टिका, भले छोटा सा प्लेस है एट द एंड ऑफ अर्थ, लेकिन फिर भी ये पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी काबिल है कि अगर इस एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल गई ना, तो फिर पूरा अर्थ इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सोचो, सोचो यहाँ पर जो है वो कितनी केयर करना हम इंसानों को जरूर है कि प्रेजेंट में हमारी जैसी सिचुएशन है ना ग्लोबल वार्मिंग की, कि अगर इसकी केयर नहीं की गई ना तो हमारा फ्यूचर भी नहीं होगा, फ्यूचर में शायद कुछ भी नहीं होगा हमारे लिए। तो देखो ये एंटार्क्टिका जैसा प्लेस है वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कनेक्ट करता है। इसी वजह से तो ये तिशादोशी कहते हैं ना कि ये सब जब वहां पर गए थे ना, तो इनको शायद इसीलिए ही जो है वो वहां पर भेजा गया था कि वो लोग इस अर्थ को समझे, यहाँ की रिस्पेक्ट करें, वो खुद भी सीखें और आगे चलकर दूसरे लोगों को भी सिखाएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की कितनी हैवी इफेक्ट होती है, वो यहाँ एंटार्क्टिका में क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है ना, इसी वजह से तो ये सब यंग स्टूडेंट्स को वहां पे लेके गए थे, पूरे वर्ल्ड में से सिलेक्ट करके, कि यही स्टूडेंट्स आगे जाकर फिर पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकना जरूरी है कि नहीं। और आखिरी में एक दो सिर्फ जो है वो सिर्फ किस्से बताते हैं कि वहाँ वो घूमने के लिए मतलब विजिट करने के लिए गए थे एंटार्क्टिका, तो वहाँ पे कौन कौन से कुछ इंसिडेंट हुए थे, एक आध इंसिडेंट ही वहाँ पर बताते हैं कि जिसमें बताते हैं वो वहाँ के उन्होंने ब्यूटीफुल एनिमल्स वगैरह भी देखे, कि जैसे वो जहाँ पर भी जाते हैं ना सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, और हर बर्फ के ऊपर कहीं ना कहीं कॉर्नर पे पेंगुइन को देखते थे, वहाँ पे जो है वो मछलियाँ खाते हुए, कैसे पानी में से जो है वो मछलियाँ उठाकर और उन्हें खाते हुए पेंगुइन्स देखते, यहाँ वहाँ दूसरे डॉग वगैरह बैठे हुए देखते। और एक सबसे सुंदर वो एक अपना इंसिडेंट बताते हैं आखिरी का, कहते हैं जब वो सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल के इसके कॉर्नर से जब वो गुजर रहे थे ना, इनकी जो शिप थी इनकी, उस शिप वो जब समुद्र से जा रही थी, समुद्र से ओशंस में जब इनकी शिप चल रही थी, तो बीच ओशन में इनकी शिप रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि अब उनकी शिप आगे नहीं चल पा रही थी, कि आगे पूरा का पूरा ओशन बर्फ से जम चुका था। समझ रहे हो, पूरा ओशन वो बर्फ से जम चुका था, पूरा समुद्र। इसी वजह से अब जो है वो इनकी शिप आगे नहीं जा रही थी, और इनको एक दूसरी प्लेस पर पहुंचना था विजिट के लिए। तो इनके जो हेड थे ना, इनके पास इनके सब 52 स्टूडेंट्स इनके साथ थे। उन्होंने सभी 52 स्टूडेंट्स को ये कह दिया कि चलो अब शिप से नीचे उतरो और हम सब पैदल पैदल दूसरी प्लेस पर चलेंगे। तो ये सभी दिशा दोषी और उनके 52 जो भी साथी थे, वो सभी उस शिप से नीचे उतरकर और बर्फ पर चलने लगे। दिशा दोषी कहते हैं कि आप सिर्फ इमेजिन करो कि वो उस प्लेस पर चल रहे थे कि जहाँ नीचे सिर्फ समुद्र ही समुद्र था, नीचे सब लिविंग थिंग रहते थे, इतनी बड़ी ब्लू व्हेल वो उनके नीचे थी, समुद्र के नीचे, और समुद्र के ऊपर का पूरा पानी जमा हुआ था, और उस बीच समुद्र में ये लोग पैदल पैदल चल रहे थे बर्फ के ऊपर। इमेजिन तो करो कैसा जो है वो उनका नज़ारा होगा कि बीच समुद्र में, आपने कोई सी बीच पे जाते हो तो समुद्र को देखते हो ना पूरा दूर दूर तक, इतने दूर तक कि जहाँ पे सिर्फ इनफाइनाइट दिखाई देता है, दूर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, कोई घर नहीं। और ऐसी प्लेस पूरी बर्फ से जमी हुई हो, और आपको वहां चलने के लिए कहा जाए तो कि सिर्फ यहाँ पर जो है वो आप चलते रहो, दूर तक देखो तो दूर होराइजन तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ऐसी प्लेस पर भी चलना वो इनके लिए एक रियल एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो देखो आज जैसे हमने तिशा दोषी का ये एक्सपीरियंस देखा ना, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये जैसे स्टोरी हमने देखी, अब ऐसे ही इंग्लिश की दूसरी स्टोरीज हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।